हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रिंकी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो डाली थी जो कि आपके डाइट के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी। और अभी आपके एग्ज़ाम 21 अप्रैल से है, तो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो है पीपीई का, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो आज मैं उसकी यूनिट 1 आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और उसकी कुछ टॉपिक्स मैं पहले ही यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं। आज जो हम थ्योरी देखेंगे वो है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये जो थ्योरी है ये दो लोगों से रिलेटेड है। एक है पैवलो, जिनका पूरा नाम है इवान पैवलो, और एक है वॉटसन। तो इवान पैवलो जो है उन्होंने डॉग के ऊपर ये जो था एक्सपेरिमेंट किया था, और जो वॉटसन था उन्होंने खरगोश के ऊपर। पहले मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि इसमें इसके अंदर क्या था। जो इवान पैवलो की जो थ्योरी थी वो उन्होंने डॉग के ऊपर की थी। तो अगर आपको इसको याद करना तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल सी से स्टार्ट होता है और सी से नेक्स्ट वर्ड है डी, तो सी से आगे था डॉग। तो डॉग वाली थ्योरी, क्लासिकल वाली थ्योरी है डॉग से रिलेटेड, और डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इवान पैवलो ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा था कि डॉग के ऊपर उसे एक कुत्ते को पहले तो खाना दिखाया था, मतलब खाना दिया कुत्ते को, भूखे कुत्ते को। जब उसे खाना दिया तो उसके मुंह में जो लार आई उसको काउंट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या करते कि वो जब भी खाना देते तो साथ में बैल बजाते थे। तो कुत्ते को ये हो गया कि जब भी खाना मिलता है बैल बजती है। तो धीरे धीरे अब तब उसको जब भी उतनी लार आती थी। फिर आखिरी में थर्ड जो कंडीशन थी उसके अंदर यह कि खाना नहीं दिया, सिर्फ बैल बजाई थी, और फिर भी सिर्फ बैल सुनकर ही कुत्ते के मुंह में उतनी ही लार आ गई थी जितना कि खाना देख के आती थी। तो उस कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई थी। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ये कुत्ते वाली थ्योरी थी इवान पैवलो ने जो दी थी। दूसरी है वॉटसन की, वॉटसन ने की थी खरगोश के ऊपर। जो वॉटसन है उनका बेटा था, एक छोटा सा बेटा था 11 महीने का, उसका नाम शायद एल्बर्ट था, आगे मैंने लिख रखा है, मुझे वो अभी थोड़ा याद नहीं है। 11 महीने का बेटा था वो। खरगोश, उसे खरगोश बहुत अच्छा लगता था। जब भी वो खरगोश से खेलता तो उसे अच्छा लगता था, वो बहुत सॉफ्ट लगता था वाइट चीज। तो अब क्या हुआ, जब भी वो खरगोश के पास खेलने के लिए जाता था तो धीरे धीरे डरावनी साउंड सुनाई दी। जब भी वो खरगोश को टच करता डरावनी साउंड निकलती। तो धीरे धीरे बच्चे की ये कंडीशनिंग होगी कि जिस भी वाइट और सॉफ्ट चीज को वो टच करता था ना, वो उसको टच करने से डरता था। उसे लगता था कि ये कुछ अलग ही चीज है, वो उस चीज से डरने लग गया था। तो इससे दो चीजें देखने को मिली थी कि अच्छी आदतों को भी छुड़वाया जा बुरी आदतों को छुड़वाया जा सकता है, और अच्छी आदतें बच्चों के अंदर डेवलप की जा सकती है। अब सबसे पहले है इवान पैवलो की जो थ्योरी है, इसके अंदर है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग मतलब कंडीशनिंग से पहले। सबसे पहले है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब कोई कंडीशन नहीं है जिसकी, ये उद्दीपक नॉर्मली है, कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि खाना, खाना जो है, खाने को देखते ही लार आना स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। और स्टार्टिंग में अकेले जब बैल बजाई है तो बैल से कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये फर्स्ट वाली सिचुएशन है। खाने को देख के तो लार आ रही है लेकिन बैल के बजने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सेकंड है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशन के अंदर है, फर्स्ट है अब जब भी खाना दिया गया तो खाने के साथ बैल, जब भी खाना दिया गया खाने के साथ बैल बजाई गई है। तो इससे क्या होगा, अब खाना, इसके साथ खाना तो है ही, खाने को देख के सैलिवेशन होगा, लार आएगी। थर्ड जो कंडीशन थी आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग होने के बाद, कंडीशनिंग के बाद खाली। अब बहुत बार डॉग के साथ ये चीज रिपीट की गई थी कि जब भी उसको खाना दे रहे थे, जब भी बैल बजा रहे थे, तो आखिरी में जब सिर्फ बैल बजाई गई और कुत्ते का जो सेलिवेशन था, लार काउंट की गई, तो वो पहले जितनी ही थी, पहली दो कंडीशन जितनी, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग जितनी थी, आफ्टर भी। तो यहाँ पे था कि जो कंडीशन है, कंडीशन होगी कि जब बैल बजती है तभी वो रिस्पॉन्स करता है, बैल से भी रिस्पॉन्स कर रहा है। तो कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जैसा स्टिमुलस होगा वैसा ही रिस्पॉन्स होगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। सेकंड पॉइंट में भी अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। थर्ड में कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स ही देखने को मिला।
ये वाला ग्राफ भी आप बना सकते हो अपने एग्जाम में, नॉर्मली आपको इससे मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। जो थ्योरी थी वो मैंने आपको बता दी मेन। अब इसके बाद है, इसके अंदर जो वॉटसन वाली थ्योरी थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांस है कि वो थ्योरी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। उसके अंदर यही था कि वो 11 महीने का बेटा था उनका, जो वॉटसन थे उनका बेटा था एल्बर्ट, 11 महीने का बेटा था और वो खरगोश के साथ खेलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या किया गया, जब भी वो खरगोश को टच करता था तो डरावनी साउंड प्रोड्यूस की जाती थी पीछे से, और उस डरावनी साउंड को सुन सुन के उसके साथ ये बहुत बार हुआ था, वो उस चीज से डरने लग गया था फिर वो लड़का खरगोश से, और कुछ भी वाइट और सॉफ्ट चीज थी। अब इसकी मैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन समझाती हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। फर्स्ट है उचित आदतों का निर्माण, जैसे कि डॉग है और जो ये वाला था खरगोश वाला जो एक्सपेरिमेंट है, दोनों में हम उचित आदतों का निर्माण किया गया है बच्चों के अंदर। मतलब पहले में डॉग के अंदर, दूसरे वाले में उस बेटे के अंदर, लड़के के अंदर, कोई भी हो, हम जब इसको क्लासरूम में अप्लाई करेंगे कि धीरे धीरे हमें एक तरीका अपनाना है कोई भी, उससे हम बच्चों के अंदर अच्छी अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बाद में अच्छी आदतें डेवलप हो जाएगी। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, जैसे कि दृश्य श्रव्य जो हमारा ये था वॉटसन वाली थ्योरी थी, उन्होंने क्या यूज किया था, साउंड का यूज किया था, श्रव्य सामग्री यूज की थी। श्रव्य सामग्री यूज करके अपने बेटे की एक हैबिट को उन्होंने चेंज कर दिया था। जो उसे खरगोश पसंद था, उस खरगोश से वो डरने लग गया था, तो एक हैबिट को चेंज किया गया और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके। इसी तरह हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके बच्चों की हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। भावों को उत्पन्न करना, जैसे कि वो लड़का था, वो पहले उसके अंदर प्यार वाला भाव था, फिर उसके अंदर वो डरने लग गया, डर वाला भाव उत्पन्न हो गया। तो इन थ्योरी से हमें ये कि बच्चों के अंदर भाव उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंधविश्वासों को ना मानना। किसी भी, ये वाली जो चीज है कि ये थ्योरी किस चीज को चेंज करती है, अंधविश्वास को नहीं मानने पर। ये टीएसएसपी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सीटेट में भी। भय व मानसिक तनाव से छुटकारा, किसी के भी अंदर कोई भय या मानसिक तनाव है तो धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग करके उस चीज से छुटकारा दिलवा सकते हैं। गलत आदतों से छुटकारा, ये भी कंडीशनिंग के थ्रू छुड़वा सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन, जैसे कोई भी है, कोई भी बुरी आदत हमने छुड़वा दी या भाव उत्पन्न कर दिए तो किसी के भी व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। ये सभी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है क्लासिकल थ्योरी के। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट थ्योरी करेंगे वो है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है वो है बीएफ स्किनर। इन्होंने दो उन पे एक्सपेरिमेंट किया था, रैट और पिजन पे, और इसको आर प्रकार का अनुबंध भी कहते हैं। अब रैट के ऊपर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे कि जो हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी ना, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है ये वाला। इसके अंदर है, एक भूखे चूहे को एक विशेष बॉक्स में, जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया, उसमें रखा गया। DSSB और सीटेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो हमारे स्किनर है उनके बॉक्स को क्या कहते हैं, तो उनके बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहते हैं। चूहा बॉक्स में चारों ओर घूम फिर सकता था परंतु वह बाहर नहीं जा सकता था। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा हुआ था जिसका संबंध लीवर की छत पर लगे हुए भोजन की प्लेट से था। जब लीवर को दबाया जाता था तो भोजन की प्लेट से भोजन का टुकड़ा बॉक्स में गिर जाएगा। इसमें अनुक्रिया को प्रस्तुत अनिक्रिया कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। इसके अंदर है कि वो जो चूहा था उसके अंदर, वो पिंजरे के अंदर बंद था, अब वो उसके अंदर उसे नहीं पता कि कौन सा बटन दबाने से खाना मिलेगा, तो धीरे धीरे वो करता गया ये चीज़ें प्रैक्टिस, मतलब वो उसमें घूमता रहता था। उसने देखा गलती से बटन दब गया, ऊपर से खाना आ गया, फिर ऐसे कई बार उससे गलती, और धीरे धीरे फिर इसके अंदर क्या हुआ कि उसे कुछ टाइम बाद ये पता चल गया कि किस तरीके से उसे लीवर दबाना और कैसे खाना आएगा। तो धीरे धीरे उसके अंदर ये हैबिट, मतलब एक सही रास्ते का पता चल जाता है खुद अगर प्रैक्टिस वगैरह करे तो। सेकंड वाली थ्योरी थी पिजन वाली। पिजन के ऊपर
कबूतर दाहिनी ओर चक्कर लगाकर एक सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाएगा। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरीके से है ये। इसमें कबूतर पेटिका में बंद भूखे कबूतर ने जैसे ही दाहिनी ओर घूमकर सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारी, उसमें अनाज का एक दाना प्राप्त हुआ। मतलब दाईं ओर उन्हें एक डायरेक्शन के थ्रू चीजें सिखाई जा रही थी, दाना डालकर, दाना डालते गए, उसी डायरेक्शन में कबूतर चलते गए, तो वो डायरेक्शन फॉलो करते गए और दाना खाते खाते उन्हें वो तरीका भी याद हो गया, रास्ता याद हो गया था। और बहुत मुश्किल 8 जो शेप होती है वो मुश्किल मानी जाती है, तो 8 शेप वाला रास्ता भी उन्हें याद हो गया था। और क्यों याद हो गया? क्योंकि उन्हें साथ साथ री कर रही थी चीज़ें, क्योंकि उसे साथ साथ अब वो चलते जा रहे थे तो साथ में उन्हें खाना मिल रहा था। इसमें दाने द्वारा कबूतर को अपने ही व्यवहार की पुनरावृत्ति के लिए पुनर्बल प्राप्त हुआ और उसमें फिर दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने की अनुक्रिया की। सेम चीज़ है कि वो चल क्यों रहा था, हम कोई भी काम क्यों करते, किसी न किसी रीज़न से करते, कुछ ना कुछ गोल होता। तो यहाँ पे उसको भूख लगी हुई थी, उसको अपनी भूख शांत करने के लिए खाना चाहिए था और खाना दाहिनी ओर घूमने से मिल रहा था, तो उन्हें दाहिनी ओर वाली डायरेक्शन वाली चीज़ आ गई थी। इसके अंदर क्या था, जैसे कि ये है 8 वाली शेप थी, तो यहाँ पे दाना डालते गए, दाहिनी इस तरफ घूम रहा है, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, ऐसे 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 ये घूमता रहा, ऐसे ऐसे इस तरीके से। मतलब ये पूरा 8 वाली शेप सिखा दी थी उन्हें, इसे कहते हैं शेपिंग। ये आगे इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बस इतना लिख देना, क्योंकि आपसे सिर्फ थ्योरी बतानी है, आपको एक्सप्लेन करनी है। थ्योरी की मेन है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब इसके बाद है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा, जैसे कि इसके अंदर साथ के साथ कुछ ना कुछ रिवॉर्ड वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम काम करने को प्रेरित होते हैं, तो अभिप्रेरणा मिलती है। जैसे कबूतर को साथ में दाना मिल रहा था तो उसको अभिप्रेरणा मिल रही थी, चूहे को खाना मिल रहा था तो इसीलिए वो काम कर रहा था, उसे पता था कि मैं इसलिए इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट करूंगा तो खाना मिलेगा, इसीलिए वो। जब हमें ये पता है कि हमें कुछ मिलने वाला है या हमें आगे कुछ प्राप्त होगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलती है और तभी हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि अब तो पढ़ाई कर रहे हो, अब तुम्हें पता है कि ये हमें डीएलएड का कोर्स करने के बाद सीटेट करना है, सीटेट के बाद DSSS और गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो इसीलिए आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो और इसीलिए अंदर से मोटिवेटेड हो। कार्य की सफलता, इसके अंदर कार्य की सफलता मिलती है, हम ये रिस्पॉन्स करते हैं। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास के अंदर हम कोई भी काम करते जाएंगे मोटिवेशन से और इंटरेस्ट से, काम में सफलता मिल रही है तो हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। सही दिशा में पुनर्बलन, इसके अंदर ये कि बच्चे को सही दिशा में पुनर्बलन देना है, अगर सही दिशा में पुनर्बलन देंगे तो वो अपने आप फिर अंदर से उसके अंदर मोटिवेशन आती जाएगी। निरंतर पुनर्बलन, और बच्चे को ये नहीं है कि एक बार मोटिवेशन पुनर्बलन एक बार दे दिया, जैसे कि वो कबूतर था, कबूतर को 8 वाली शेप कैसे आई, पूरी 8 की शेप में उसको खाने के लिए दाना मिलता गया, तो कंटिन्यूस उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा था। तो पुनर्बलन ये नहीं है एक बार दे दिया या महीने में एक बार, बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम के बाद पुनर्बलन देते रहने चाहिए। व्यवहार परिवर्तन, जब बच्चे को पुनर्बलन मिलेगा, मोटिवेटेड होगा, तो अपने आप धीरे धीरे उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है अपेक्षित व्यवहार की ओर अग्रसर। मेन पॉइंट है सबसे कि हम अगर चाहते हैं जो भी व्यवहार हम बच्चे से करवाना चाहते हैं उसको मोटिवेट करके, इंटरेस्ट डेवलप करवा के उसका, और उसको पुनर्बलन वगैरह प्राप्त करके उसको जो व्यवहार हम उससे करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। इसके बाद है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो बेसिक है सबसे अंदर, मैंने आप दोनों को क्लासिकल कंडीशनिंग भी बताई है जो कि डॉग से रिलेटेड है और एल्बर्ट से रिलेटेड थी, 11 साल वॉटसन ने दी थी, जो एक तो इवान पैब्लो ने दी है और एक वॉटसन ने दी है। इवान पैब्लो की डॉग से रिलेटेड है, वॉटसन की उनके खुद के 11 महीने के बेटे एल्बर्ट के ऊपर है। सेकंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि रैट और पिजन के ऊपर है, तो इनका मीनिंग तो आप खुद लिख देना। मीनिंग के बाद है भूमिका, भूमिका के अंदर मेन है कि इनका नाम क्या था, तो आप ये नाम याद रखना, ये दोनों नाम सीटेट में और DSSS में हेल्पफुल होते हैं। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, मैंने मेरा 5 बार सीटेट क्लियर हो रखा है और मैं अभी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, DSSS के अंदर, DOE के अंदर सिलेक्टेड हूँ, तो तभी आपको बता रही हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग में इसका नाम है एस कंडीशनिंग, इसको एस कंडीशनिंग कहते हैं, और ऑपरेंट को आर कंडीशनिंग। आपको बस चीज़ें अभी लिखनी है।
बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। माप संभव थी, इसके अंदर कुत्ते की लार माप सकते थे हम। यहाँ पर माप संभव थी चूहे की लीवर दबाने की क्रिया, उसको हम माप सकते थे। बुरी आदतें छुड़वाना, दोनों के अंदर ताड़ना, दंड व बुरी आदतें छुड़वाना, मतलब बुरी आदतें हम छुड़वा सकते थे दंड वगैरह दे के। जो ये दूसरी थी आर कंडीशनिंग, ये दंड की विरोधी थी। स्वतंत्र, ये वाली स्वतंत्र नहीं थी, जैसे कि कुत्ता जो है उसको पूरा कंट्रोल में रखा गया था, लेकिन ये जो आर कंडीशनिंग है ये कुछ हद तक स्वतंत्र है। पुनर्बलन, व्यवहार पूर्व पुनर्बलन, व्यवहार से पहले रीइंफोर्समेंट, और यहाँ पे व्यवहार करने के बाद। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो ले सकते हो। हमारी जो लास्ट थ्योरी है वो है लर्निंग बाय इंसाइट, जो कि दी है कोहलर ने। इसका जो नाम है वो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक की देन है। जो हमारे ये है कोहलर और कॉफका, जो कोहलर जो है वो एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्ट का मतलब ये होता है कि वो हर चीज़ को ना ओवरऑल देखते, किसी के उसको पार्ट को देख के वो कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे मैं अंतर्दृष्टि या सूझ एक प्रकार की वह मानसिक योग्यता जो मनुष्यों तथा उच्च श्रेणी के पशुओं में अधिक पाई जाती है। इसके द्वारा किसी भी समस्या का हल अचानक ही मस्तिष्क में आ जाता है। और कई बार ये कि हमारे सामने कोई सिचुएशन है, ओवरऑल उसके हर पॉइंट्स को देख लो, और ओवरऑल हर चीज़ को देखने के बाद क्या होगा, हमारे माइंड में एकदम से आंसर आ जाता है। तो ये पूरी थ्योरी इसी पॉइंट से रिलेटेड है। मैंने ये थोड़ी सी मेरे खुद के नोट्स हैं, जब मैं डाइट करती थी, तो आप ये फिगर वगैरह को देख के कोई कमेंट मत करना, नॉर्मली बस मैंने बना लिया था ऐसे ही। यहाँ पे था एक जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था। सुल्तान, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, उस चिंपैंजी को पिंजरे के अंदर बंद था वो, तो पहली बार एक बॉक्स दिया, और वो बॉक्स देने के बाद केले ऊपर लटके हुए थे। तो उसने ओवरऑल पूरी कंडीशन को देखा। कंडीशन को देखने के बाद उसने क्या किया, बॉक्स रखा और उछल कर केले प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में उसके पास सिर्फ एक बॉक्स था और केले ऊपर लगे हुए थे। वैसे बिना बॉक्स के उसका हाथ नहीं जा रहा था केलों के पास, लेकिन जब उसने बॉक्स को नीचे रख के उसके ऊपर खड़ा होकर उछल के उसने केलों को पकड़ा, तो केलों के पास उसका हाथ चला गया। सेकेंड वाली कंडीशन थी, प्रॉब्लम को ये इनका लेवल डिफ़िकल्ट करते गए, वो समस्या कठिन हो गई। अब 2 बॉक्स दे दिए और केले, तो उसने क्या किया, एक बॉक्स रखा, उसे केले नहीं मिले, तो अब उसने थोड़ी देर के बाद दोनों बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखा और फिर उसने केलों को आराम से ले लिया। थर्ड कंडीशन में 2 बॉक्स तो थे, एक चीज़ और ऐड होगी, एक और डंडा आ गया। अब उसे पहले पता था 2 बॉक्स से केले मिल जाते, उसने चीज़ें देखी लेकिन नहीं मिले, तो थोड़ी देर के बाद उसने उन डंडे को हाथ में लिया और उसने केलों को ले लिया। फोर्थ कंडीशन में 2 बॉक्स थे और 2 डंडी थी। 2 बॉक्स और 1 डंडी से केले नहीं मिले, तो वो उन दोनों डंडी से खेल रहा था, और खेलते खेलते वो आपस में अटक गई और वो डंडा बड़ा हो गया और उसने फिर केले प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे क्या है, चिंपैंजी ने सर्वप्रथम परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण किया, पहले सिचुएशंस को देखा, फिर उपलब्ध सामग्री व समस्या का विश्लेषण किया कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं और मैं प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अंत में समस्या और उनसे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनका हल उनके मस्तिष्क में अचानक ही कौंध गया, मतलब एकदम से उनके दिमाग में आंसर आया कि मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, तो एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हुई। यही गेस्टाल्टवादी जो है उनकी थी, मतलब वो गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि एकदम से माइंड में चीज़ें आती हैं और एकदम से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लर्निंग इम्प्लीकेशंस क्या है इस थ्योरी की, पूर्व अनुभवों का महत्व। यहाँ पर क्या था, हर बार उसके पास पूर्व अनुभव थे, जैसे कि मतलब बच्चों के पास ना कुछ पूर्व अनुभव होते हैं, हमें उन पूर्व अनुभवों को यूज़ करना है, ये चीज़ है। जैसे कि इस थ्योरी के अंदर अब ये जो चिंपैंजी था उसने हर बार देखा, 1 बॉक्स है फिर 2 बॉक्स हो गए, हर बार उसने पुराने अनुभवों से ही सीख के अपनी नई प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाया। मानसिक शक्ति का प्रयोग, दिमाग का प्रयोग करेगा, मानसिक शक्ति का प्रयोग करेगा तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। समग्र परिस्थिति का अध्ययन, ओवरऑल सारी परिस्थिति का अध्ययन करके फिर चीज़ों को सॉल्व करना है, ये नहीं है आधा अधूरा ज्ञान और हम आंसर सॉल्व करने लगे या कुछ भी चीज़ें हैं। रचनात्मक कार्य और धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। समस्या समझकर हल प्राप्त करना, इससे ये चीज़ समझ में आती है कि कई बार कुछ बच्चों के अंदर ये चीज़ें होती है कि प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, प्रॉब्लम को समझने से पहले सॉल्यूशन की तरफ भागते। तो पहले हर चीज़ को देखो, ओवरऑल हर सिचुएशन को देखो, फिर सॉल्यूशन करो।
अभिप्रेरणा, जब हम किसी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलती है। संपूर्ण, अपने अंश से महत्वपूर्ण, ये सबसे मेन है कि हमेशा ये चीज़ों को पार्ट में नहीं देखते, ये चीज़ों को एज अ होल देखते हैं। इनका मानना है कि संपूर्ण हमेशा अपने अंश से महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य स्पष्ट, इनके लक्ष्य स्पष्ट, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व करनी है। खोज विधि, खोज विधि यहाँ पर हम चीज़ों के रास्ते ढूंढते कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यांत्रिक रूप से सीखने का विरोधी, यांत्रिक का मतलब है रटकर, यह रटकर सीखने का विरोधी होता है। अपने आप ओवरऑल चीज़ों को देखो और सॉल्व करो। गणित, विज्ञान व व्याकरण में प्रयोगी, जैसे कि ग्रामर है, ग्रामर में हमने रूल समझ लिए, अब क्वेश्चन हर बार नए होंगे तो रटे रटाए आंसर हम नहीं कर सकते। साइंस में भी यही है, मैथ में भी यही है, तो इन चीज़ों में ये हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट यूनिट के जितने भी टॉपिक बचे हुए थे मैंने सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवाऊँगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना। मेरे पास बहुत सारे नोट्स रखे हुए हैं तो मैं उन्हीं के थ्रू आपके साथ ये सारी चीज़ें मतलब चैनल के थ्रू आपको समझा भी दूँगी, और जो नोट्स है वो आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।